नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि डिस्कस हो रहा है हम लोगों के बीच, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जूम पर भी आते हैं, आमने सामने बातचीत हो जाती है, आपकी समस्याएं, सबसे बड़ी बात आपकी समस्याएं पता चल जाती हैं। तो जूम पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी समस्याएं मुझ तक पहुंच गई हैं। एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे चैप्टर्स से गुजर रहे हैं जो एक दूसरे से लिंक हैं, और आपकी समस्याएं जो हैं वो विविधतापूर्ण हैं। ठीक है, तो उनका समाधान, ये जो कंटिन्यूटी चैप्टर्स की चल रही है, इनके समापन मतलब एक दो क्लास के बाद ही आपकी सभी समस्याओं को क्रम से शॉर्ट आउट किया जाएगा। उसमें से कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पढ़ाई नहीं गई हैं, तो जब पढ़ा देंगे तो वो समस्याएं आपकी स्वतः खत्म हो जाएंगी। कुछ ऐसी हैं जो नए प्रकार की हैं, उनका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज जो हम लोगों का मुख्य चर्चा का विषय है वो है मुगल काल, स्थापत्य, स्थापत्य की एक समझ अगर हमारे भीतर है तो हम उसे अच्छे से उत्तर लेखन के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। और जहां तक मुगल काल की बात है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुगल काल एक ऐसा समय था। मुगल काल का जो मुख्य अर्थ है, जो हम लोग जिसे हम कह सकते हैं वास्तविक अर्थों में जो मुगल काल है, वो अकबर से औरंगजेब तक का है, जिसमें हमें तमाम प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो परिस्थितियां हैं वो देखने को मिलती हैं। क्योंकि अकबर से पहले अगर हम देखें तो हुमायूं, बाबर को बहुत समय नहीं मिला। हुमायूं को मिला लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। और वहीं पर अगर हम देखें तो जो उत्तर मुगल है, वहां पर मुगल बादशाहों ने हरकतें तो की हैं, लेकिन चूंकि राजनीति दलगत स्थितियां उस वैभवपूर्ण जो एक मुगल काल हमें दिखाई देता है, उसको बिल्कुल भी चरितार्थ नहीं करती हैं। खैर, तो हम लोग जो चर्चा में लाने वाले हैं, हालांकि भले ही बाबर को या हुमायूं को किसी भी कारणवश समय ना मिला हो, लेकिन फिर भी चीजें उन्हीं के समय ही शुरू होती हैं। भले ही दो बिंदु हों, लेकिन शुरुआत तो उन्हीं से होती है। तो मुगल स्थापत्य को सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम क्लासिक युग की संज्ञा दे सकते हैं। इसको क्लासिकल युग की संज्ञा दी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस काल में जो भी निर्माण कराया गया उसमें हमें जिस तरह से वैज्ञानिकता दिखाई देती है, जिस तरह से हमें उसमें
एक परिपक्व सोच दिखाई देती है, जिस तरह से निर्माण के प्रति स्वयं मुगल बादशाहों का लगाव दिखाई देता है, ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं, है ना। तो इस काल में अलंकरण की विविधता, अलंकरण की विविधता का प्रयोग हुआ है। जैसे जैसे हम कहें तो प्लास्टर मजबूत करने के लिए पच्चीकारी, और पच्चीकारी का ही जो विकसित रूप आप नाम लेते हैं वो है पितरा ड्यूरा मोजैक आदि, है ना। तो कहने का आशय पितरा ड्यूरा या पच्चीकारी से आशय है, पितरा ड्यूरा पच्चीकारी का ही कह सकते हैं एक अगला रूप है। जैसे जैसे मान लीजिए हम ये वाइट बोर्ड को मान लीजिए थोड़ा संगमरमर है, ठीक है, संगमरमर। अब इस संगमरमर पे मुगल काल की जो बड़ी विशेषता थी वो क्या था, इसमें बेल बूटे, फूल पत्ती, है ना, इस प्रकार से निर्माण होता है ना। जैसे मान लीजिए है ना, तो इस तरह से जो निर्माण होता है बेल बूटे फूल पत्ती का, तो उसमें बहुमूल्य पत्थरों, रंग बिरंगे पत्थरों को जड़ना, है ना, जड़ाऊ कार्य, ऐसे आप समझ सकते हैं पितरा ड्यूरा। सुंदर सुंदर पत्थरों द्वारा उस पर जड़ाऊ कार्य किया जाता है। और पच्चीकारी का सीधा सा आशय है, जैसे फूल पत्ती या आकृतियां जब उसमें बनाई जाती हैं तो उसको हम पच्चीकारी के संदर्भ में समझ सकते हैं, है ना। कहते नहीं है कि एक कपड़ा है, साधारण कपड़ा है ना, उसमें कढ़ाई कर दी गई है और कढ़ाई के साथ साथ उसमें बेहतरीन स्टोन लगा दिए गए हैं, है ना। तो वही एक, तो जितना ज़्यादा आप उसको सजाएंगे उतना ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये एक मूल भावना हम कह सकते हैं, ठीक है। एक मूल भावना जो मुगल काल स्थापत्य की हमें देखने को मिलती है वो है कि इस काल में इंडो इस्लामिक शैली का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है या इंडो इस्लामिक शैली हमें बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसका एक आशय इस बात से भी है कि किसी भी अन्य, जैसे मुस्लिम बादशाह हैं, तो किसी भी अन्य धर्म की अगर कोई ऐसी निर्मिति है, निर्माण है कि जो उनको पसंद आता है, तो उसे स्वीकार करने और उसका प्रयोग करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब आप खुले मन से चीजों को देखते हैं, सीखते हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, उसे एडॉप्ट करते हैं, जब आपका मन खुला होता है तो फिर आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको अपने
निर्माण के दौरान उसका प्रयोग करेंगे। फिर चाहे अकबर द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में निर्माण कार्य कराया गया, वहां पे हमें बौद्ध कला के प्रकार भी दिखाई देते हैं, हिंदू कला के प्रकार भी दिखाई देते हैं, मुस्लिम कला के प्रकार भी दिखाई देते हैं, है ना। तो कहीं कोई ऐसा मन में भाव नहीं है ना, कि ये अलग धर्म का है, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, या ये अलग धर्म का है, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, या ये वो धर्म है जो हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस प्रकार की कोई भी छोटी सोच या एक कहते हैं दकियानूसी सोच, या कह सकते हैं कि असहिष्णुता हमें बिल्कुल भी स्थापत्य में दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो एक ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। इस काल में फूल पत्ती, बेल बूटों को संगमरमर पर जड़ा जाता था, है ना। इससे क्या है, सुंदरता निकल के सामने आती है। इसी में एक पॉइंट और लिख लो, गुंबदों तथा बुर्जों को कलशों से सजाया गया है। इसको नोट कर लीजिए। आप लोग कहते हैं भूमिका, तो इस तरह की भूमिका भी आप बना सकते हैं, है ना। ठीक है, नोट कर लिया। आगे बढ़े। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है इस पर मकबरों व मस्जिदों का निर्माण लोदी काल में परिपक्व स्थिति में पहुंचा था, परंतु मुगल काल में इसे पूर्णता प्राप्त हुई, है ना।
भले ही परिपक्व का मतलब यहां के सधे हुए, अगर सधे हुए का मतलब एकीकृत निर्माण जो लोधी काल में हमें देखने को मिलता है, हम लोगों ने लिखा भी है, ठीक है। तो इस समय हमें अगर हम लोग चर्चा करें तो मुगल काल में वो अपनी पूर्णता को पहुंचा, ठीक है। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में उभार वाले गुंबदों का प्रयोग तथा उभार वाले गुंबदों का प्रयोग तथा अनेक स्तरों वाले मेहराब का प्रयोग होता था, है ना। तो कहने का मतलब कि जो चीजें अच्छी लग भी रही हैं, मान लीजिए बहुत अच्छी लग रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक सिस्टम है, हमें एक सिस्टम पसंद आ गया, है ना, उस सिस्टम से मान लीजिए इमारतें बन रही हैं, ठीक है, तो भले ही वो सिस्टम हमारे आंखों को तसल्ली देता है ना, सुकून देता है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा अगर हम क्रिएटिविटी उसमें डाल देते हैं, है ना, जैसे अगर हम लोग शाहजहां के काल को ही देख लें, तो ऐसा थोड़ी है कि लाल बलुआ पत्थर की इमारतें अच्छी नहीं लगती, है ना, अच्छी लगती हैं, लेकिन संगमरमर का बेहतरीन ढंग से प्रयोग और पूर्णता संगमरमर पर निर्भर होना, ये एक क्रिएटिव सोच है। कि जैसे मान लीजिए कि कोई मकबरा है, हुँ? अगर आपने अकबर का देखा हो, शायदरा, सॉरी, आगरा के पास जो है, तो अकबर के मकबरे में आप देखेंगे कि संगमरमर का दिखाई देता है, उसके बरामदा है, बरामदा क्या, उसके चारों ओर जगह है, ऊपर गुंबद टाइप का निकला हुआ है, द्वार है, बाहर देखेंगे तो बाग है, गार्डन है। तो इस प्रकार का जो निर्माण है, अब अकबर ने अपने मकबरे को खुद ही सोच लिया था, खुद ही विजन कर लिया था, हालांकि बनवा नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि 1605 से 1620 के बीच में जहांगीर ने उसे पूरा कराया। तो सिकंदरा स्थित अकबर का जो मकबरा है, उसमें आपको भव्यता दिखाई देगी, अलंकरण भी दिखाई देगा, लेकिन उतना नहीं दिखाई देगा जितना कि हमें मुगलकालीन अन्य इमारतों में दिखाई देता है। खैर, और शाहजहां की अगर हम बात करें तो उसने संगमरमर के प्रयोग पर इतना प्रयोग किया कि उसका काल को स्थापत्य के स्वर्ण काल के रूप में भी चर्चित रहता है ना। ये लिख लिया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
बाबर। देखिए, बाबर जब भारत आया तो अगर हम मुगलों की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो बाबर फरगना से आया था, अफगानिस्तान का क्षेत्र, बगल में ईरान का क्षेत्र, ईरानी शैली, ऊपर मध्य एशियाई संस्कृति, और फिर भारत आ गया, बाबर आ गया भारत। तो जो जहां रह रहा है उसके आसपास की चीजों को वो देखता है, अगर उसे पसंद है तो वो, जब उसे मौका मिलता है तो वो उन चीजों का प्रयोग करने का प्रयास करता है ना। तो प्रथमता तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि बाबर को ज्यादा समय नहीं मिला, फिर भी फिर भी मुगल स्थापत्य का प्रारंभ बाबर से ही होता है। ठीक है, अब बाबर से स्थापत्य का अगर प्रारंभ हो रहा है तो उसके निर्माण में उसकी विचारधारा झलकेगी। ठीक है, हालांकि बाबर प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेमी था, इसका पता उसकी आत्मकथा तुझो के बाबरी से लग जाता है। उसमें उसने प्राकृतिक सौंदर्य, पशु पक्षी, है ना, इन सब का बढ़िया उल्लेख किया है। बाबर ईरानी शैली से विशेष रूप से प्रभावित था। इसी को आधार बनाकर उसने भारत में बगीचों का निर्माण कराया, है ना। नोट कर लिया, आगे बढ़ें।
बाबर ने मस्जिदों का भी निर्माण कराया, जिसमें पानीपत स्थित काबुली बाग की मस्जिद तथा रोहेलखंड स्थित जामी मस्जिद प्रसिद्ध है। ठीक है। बाबर ने आगरा में आराम बाग बनवाया था। सबसे बड़ी बात यह होती है, देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो सक्षम है इस मामले में कि वो चीज़ों को बनवा सकता है ना, मतलब सक्षम होने का मतलब कि उसे कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो अगर हम लोग मुगल बादशाहों की बात करें तो उन्हें क्या समस्या है ना, बस समय को छोड़ के, है ना, समय तो किसी का नहीं हुआ, वो तो निकल गया तो निकल गया। फिर भी इसका जो कहा जा रहा है उसका आधार ये है कि जब ये स्थिति हो कि हम सक्षम हैं, हम चीज़ों को बनवा सकते हैं, तो बनवाते समय हमारा जो उद्देश्य होगा वो इस बात पर ज़्यादा निर्भर करेगा कि कौन सी चीज़ हम हमें स्वयं को, किस चीज़ को देखकर हमें राहत महसूस होती है। उन्हीं राहतों का प्रतिफल है कि हमें इस्लामिक कल्चर में जिंदा व्यक्ति अपना मकबरा बनवा रहा है। क्योंकि जो अंतिम सत्य है अर्थात मृत्यु, उसके प्रति वो सहज है, व्याकुल नहीं है, क्योंकि उसे पता है। तो वो ये प्रयास कर रहा है कि जिस तरह से हम वर्तमान समय में भौतिक सुख, शारीरिक सुख की कामना करते हैं, सुंदर स्थानों पर बैठना, खूबसूरत स्थानों पर जाना, सुखप्रद बिस्तरों पर लेटना हमें आनंदित करता है। तो जब मृत्यु होगी तो जहां पर हम हमेशा हमेशा के लिए लेटेंगे, तो सोचिए उसको बनाने में कितना उसकी भावनाएं जो हैं कितनी जुड़ी होंगी। और सोचने मात्र से ये बड़ा रोचक लगता है कि व्यक्ति अपने मृत्यु के स्थान को चुन रहा है जहां पर उसे अंतिम रूप से रहना है। और न केवल चुन रहा है बल्कि उसकी साज सज्जा, उसके निर्माण कैसे होगा, उस पर भी दिमाग लगा रहा है। तो ये बड़ी
पॉजिटिव, इसे धनात्मक अंदाज में इसे लेना चाहिए। खैर, तो जैसा कि बाबर को बहुत समय नहीं मिला, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हुमायूं का काल आता है। हुमायूं की अगर हम लोग बात करें तो हुमायूं को समय तो पर्याप्त मिला था, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। तो अगर देखा जाए तो अगर प्रॉपर एक समय होता तो 26 साल हुमायूं को मिल जाते, लेकिन मिले कितने? 16 साल। 16 क्यों, 10 और 1, 11 साल शासन के। 1530 से 40, 40 भी क्या, 39 में हारा, 40 में हारा, तो 2 साल वो हटा दो, तो 8-10 साल वो भी अपनी गतिविधियों को हर प्रकार से जितना भी सोच सकता था सोच पाया। लेकिन जो भी सोचा बहुत ही बेहतरीन सोचा। खैर, चलिए आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हुमायूं हुमायूं अपने जीवन में अस्त व्यस्त रहा। इसका प्रभाव उसके स्थापत्य पर भी पड़ा, अर्थात वह अनेक इमारतों का निर्माण नहीं करा पाया। हुमायूं हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह महल का निर्माण कराया था। ठीक है, जो एक कह सकते हैं पूरी की पूरी परिपक्व इमारत है ना, उसके समय की। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा, अगर हम देखें तो उसने इसने आगरा तथा हिसार में मस्जिदें भी बनवाई बनवाई थी। हुमायूं अपना मकबरा तो नहीं बनवा पाया, लेकिन उसकी विधवा
मीदा बानो बेगम ने अकबर के काल में इसे जरूर पूरा कराया। ठीक है। अच्छा, हुमायूं का मकबरा जो है ये बहुत विशेष है ना। विशेष क्यों है, आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, फिर इस पे चर्चा कर लेंगे, है ना। इसको नोट कर लीजिए, तो थोड़ा सा इसकी विशेषता पे एक मौखिक चर्चा हो जाए। नोट कर लिया। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि हुमायूं का मकबरा क्यों फेमस है, क्या इसकी मूल विशेषता है। तो देखिए, हुमायूं का मकबरा जो है, सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्धि का कोई कारण है तो वो ये है कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। अर्थात पूर्वगामी का मतलब कि ताजमहल के जैसी कोई इमारत जो ताजमहल से पहले बनाई गई, के जैसी, हूबहू नहीं, हूबहू दिमाग में मत रखिएगा, के जैसी। ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो जैसे इसको ऐसे मैनेज कर लेंगे कि हुमायूं का मकबरा या हुमायूं के मकबरे, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिर्जा व्यास था। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं तथा हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मकबरा है जो चार बाग पद्धति पर बनाया गया है। ठीक है। चार बाग पद्धति का मतलब सीधा सा हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये कोई परिसर हो गया। ये कोई परिसर हो गया। अब इसके बीच में यहां पर जो भी निर्माण करना है वो कर लीजिए। ठीक है। और इस तरह से अगर हम देखें तो वो चार बाग, मतलब एक दो तीन चार यहां बाग, और बीच में अगर मान लीजिए कोई इमारत है इस तरह की। ठीक है। ये उठा हुआ भाग है ना, टॉम ऊपर, गुंबद, और बाकी चारों ओर चार बाग है। तो ये बहुत ही सोचने में भी अच्छा ही लगता है कि चार बाग पद्धति है, और समझने में भी बेहतर लगता है। ठीक है।
शिल्पकार कौन है? मिर्जा गियास। ठीक है, लिखा। आगे बढ़े, चलिए। अकबर, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा, इसको समझना होगा। कैसे? कि अगर हम लोग अकबर के समय को देखें तो एक पर्याप्त भरा पूरा समय अकबर को मिला और उसने उस भरे पूरे समय को कायदे से इस्तेमाल भी किया। चाहे किसी भी प्रकार का राजनीतिक घटनाक्रम हो और या किसी भी प्रकार का स्थापत्य से संबंधित विचार हो, उसने जो भी सोचा बड़ा सोचा। तो अकबर के निर्माण को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसका जो प्रथम चरण है और दूसरा चरण है। प्रथम चरण के अंतर्गत अकबर के हम लोग चर्चा करते हैं कि अकबर ने जो विभिन्न इलाकों में किले बनवाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुगल स्थापना वास्तविक अर्थों में अकबर के समय प्रारंभ हुई। तो निसंदेह एक बड़ा, धीरे धीरे साम्राज्य बड़ा हो रहा था, तो निश्चित तौर पर किलों की आवश्यकता थी। अभी हम लोग लिख लेंगे कौन कौन से किले बनवाए। तो पहले चरण में हमें पहले चरण क्या, पहले उसने जो विजन किया वो किलों पर किया और विभिन्न कालों में उसने किले बनवाए। ये उसका देखने का एक नजरिया है कि भारी भरकम बड़े बड़े किले बनवाना। उसका जो दूसरा चरण है, या यहां पर चरण से आशय उसकी जो दूसरी सोच है निर्माण की, स्थापत्य की, उसमें उसने जैसे फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण काल है, या जो उसने कुछ समय के लिए उसने राजधानी वाला व्यवहार फतेहपुर सीकरी ने किया। और इतिहासकारों का मानना है कि 1570 से लेकर 1585-86 तक फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर का मुख्य केंद्र रहा गतिविधियों का। और हमें ढेर सारी इमारतें फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आइए देखें इन जो भी अकबर ने इमारतें बनवाई, उसमें उसका उसने संरचनात्मक स्वरूप जब उनको दिया, उसका आधार क्या था। तो सबसे पहले अकबर द्वारा निर्मित इमारतों को एक सधा हुआ संरचनात्मक स्वरूप दिया गया, है ना। इसके निम्न उदाहरण हैं।
ठीक है, इसके निम्न उदाहरण हैं। जैसे पहला कि उसने संरचना में किसको तवज्जो दी, उसने तहतीरों का प्रयोग किया। ठीक है, शहतीर का मतलब आप मान लीजिए जैसे लठ होता है ना, लठ, तो अगर लठ है कोई तो अलंकृत, सुसज्जित, सुंदर दिखने वाला। अब जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि शादी ब्याह में मंडप पे जो लकड़ी के छोटे छोटे स्तंभ लगे होते हैं ना, उसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे इस तरह से कोई लठ है। ठीक है, अब उसमें इस तरह की आकृतियां से उसको सजाया जा रहा है ना, और बीच में डिजाइन बनी है, कैसी भी डिजाइन, कोई भी, है ना। अब इसको पता है, इसको सुंदर आप रंग के माध्यम से भी बना सकते हैं, है ना, और अगर आप उत्साही मुगल बादशाह हैं, है ना, तो इसको आप सुंदर से सुंदर ढंग से बना सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि पूरे लठ को आपने गेरुए रंग से पहले रंग दिया, फिर इनमें जो ये हमने डिजाइन बनाई है तो ये उकेर के बनाई है। ठीक है, ये मतलब हल्के हल्के गड्ढे हैं ये, है ना, जहां जहां डिजाइन है वो भाग धसा हुआ है। अब हमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो बीच वाली डिजाइनें बनी हैं, इसमें सोने का पानी चढ़वा दिया, जो इस तरह से लाइनें हमने बनाई हैं उसको मान लीजिए चांदी से भरवा दिया। अब आप कल्पना करके देख लीजिए कितना सुंदर, कल्पना ही करिए तो आपको सुंदर लगेगा, बताइए, है ना। तो जितना सुंदर आप वो लोग सोच सकते थे, है ना, उतना सुंदर उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया। ठीक है, दूसरे भाग में यदि हम देखें, मेहराबों का प्रयोग अलंकरण के लिए किया। मेहराब हम लोगों ने चर्चा की ही थी। हम्म, इस तरह से एक आकृति, है ना। अब यहां से आप अंदर घुस जाइए, अगर देखने में सुंदर लगे, है ना। अच्छा, ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, तो ये मान लीजिए इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, है ना, ये इस तरह से, इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बाकी दीवार है। ठीक, तो ये प्रवेश द्वार हो जाएगा। ठीक है, अलंकरण के लिए। ठीक, अच्छा, अगला, दोहरी गुंबद शैली का प्रयोग। ठीक है, ये ध्यान रखना कि दोहरी गुंबद शैली का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमें गुंबदों में जो उभार
दिखाई देता है। ठीक है, तो उभार हमें शाहजहां के समय, और औरंगजेब ने भी अगर हम लोग चर्चा करें तो उसने दिल्ली का जो लाल किला है उसमें जो मोती मस्जिद बनवाई थी, वहां पर उसने उभरे हुए गुंबदों का प्रयोग किया है, गुंबद का प्रयोग किया है। तो यहां पे दोहरी गुंबद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चमकीले रंगों का प्रयोग, ये उसकी संरचनात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, और भित्ति चित्रकारी। ठीक है, एक तो ये है, इसको नोट कर लीजिए, तो रेस्ट ऑफ चीजों को समझा जाए। लिख लिया, चलिए आगे बढ़े। मतलब अकबर के समय इस प्रकार का भी काम होने लगा था कि जैसे कुछ निर्माण कार्य हो रहा है तो उसमें भित्ति चित्रकारी, भीतर की तरफ चित्रकारी। अब जैसे अकबर के मकबरे को ही ले लें तो उसने ईश्वर के 99 नाम उसने लिखवा रखे थे। अब वही है कि कौन सी चीज़ कुरान के अनुसार है, कौन सी चीज़ कुरान के अनुसार नहीं है। तो चूंकि अकबर तो सर्वधर्म संभाव वाली स्थिति वाला था, तब तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जब औरंगजेब का काल आता है तो उसमें अनुमति नहीं है। तो उसने जो 99 नाम लिखे थे उनको पुतवा दिया था औरंगजेब ने। तो इस प्रकार की भी हरकतें हमें देखने को मिलती हैं, है ना। अकबर द्वारा निर्मित किले। ठीक है, कुछ नहीं है, बस किलों का नाम आपको जानना है, लिखना है। किले हैं जैसे आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला, अटक का किला। और इसी शैली में उसने जहांगीरी महल बनवाया है। ठीक है, ये उसके जो सोच है, उसका जो पहली सोच के उदाहरण ये प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें अकबर द्वारा निर्मित अन्य इमारतें, ठीक है, इसमें जो मुख्य मुख्य इमारतें हैं, जैसे
अच्छा, पहले लिख लीजिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अकबर ने कुछ समय 1570 से 85, है ना, लगभग, ठीक है, कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी, ये आगरा से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है ना, कुछ समय के लिए फतेहपुर सीकरी को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया, ठीक है, अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। इस दौरान अकबर ने यहां अनेक इमारतों का निर्माण कराया, ठीक है। तो जैसे मुख्य मुख्य इमारतें हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, ठीक है, एक हो गई जामा मस्जिद। बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, ज्योतिषी, ज्योतिषी की बैठक, तुर्की सुल्तान की कोठी, ठीक है। ये मुख्य मुख्य इमारतें हैं, ठीक है। मतलब लिखते समय कम से कम ये ध्यान आ जाए कि हम क्या लिख रहे हैं, है ना, उदाहरण हमारे पास आ जाएं, है ना, हम उनके बारे में दो शब्द कह पाएं, ठीक है, उस इस संदर्भ में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, यही चीज कंटिन्यू है, ठीक है।
कैसे कि इनको बनाने में उसने जो ब्रेन का इस्तेमाल किया है वो देखो क्या है, समझना कि इन इन निर्माण कार्यों में भवनों को पास पास बनाया गया है। एक मतलब ये बड़ी विशेषता है कि भवनों को पास पास बनाया गया है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर तथा शहतीरों का प्रयोग सजावट हेतु, ये हमें फतेहपुर सीकरी के निर्माण में देखने को मिलता है। खंबे, टाइल्स, कड़ियां आदि स्थानीय सामग्री से बनाए गए हैं। ठीक है, धार्मिक भवनों का निर्माण अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार या धनुषाकार शैली में किया गया है। ठीक है, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी के भवनों में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी इमारत यही है, इसको नोट कर लीजिए तो आगे बढ़े। लिखा, हम्म, इसमें गुजराती प्रभाव
स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब एक चर्चा आपने हो सकता है सुनी हो, ठीक है, कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कब कराया, है ना, हिंदी फिल्मों की तरह टैन टैन, बताओ किसने कराया। तो कुछ इतिहासकार हैं जो इसे अकबर की जो गुजरात विजय है, हम लोग ने पढ़ा था 72 में, तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुजरात विजय के बाद उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। इसका मतलब कि फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कार्य है गुजरात विजय के दौरान चल रहा था, और अकबर गुजरात विजय को एक बहुत बड़ी विजय अपनी स्वीकार करता है। अच्छा, गुजरात विजय कई मायनों में अकबर के लिए स्पेशल थी। पहला कि उसने जीवन में पहली बार समुद्र दर्शन किए थे गुजरात विजय के समय। दूसरा कि सबसे तेज आक्रमण यदि अकबर का कहा जाता है, द्रुतगामी आक्रमण, तो वो गुजरात विजय वाला कहलाता है। और तीसरा कि वो वहां पर उसने पहली बार वो पुर्तगालियों से मिला, विदेशियों से, है ना, कि भाई कैसे हो, क्या है, कैसे दिखते हैं ये लोग, है ना, कैसी भाषा बोलते हैं। तो इतिहासकार बुलंद दरवाजे को कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो है पक्ष, वो ये कहता है कि गुजरात विजय अकबर की महत्वपूर्ण विजय थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो हम लोग ने पढ़ा था 1601 में जो असीरगढ़ की विजय है, जो दक्षिण का प्रवेश द्वार है खानदेश, उसका किला असीरगढ़, तो उस विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। तो दोनों में जो गुजरात विजय है उसको ज्यादा महत्ता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो जैसे अब ये फतेहपुर सीकरी में निर्माण कार्य चल रहा है तो गुजराती प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि गुजरात से उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे जहांगीर तक। ठीक, जहांगीर की अगर हम बात करें तो इसका जो समय है जहांगीर का, तो इसके समय लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का प्रयोग भी शुरू हो गया था। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ संगमरमर का प्रयोग भी शुरू हो गया था। इसका बेहतरीन उदाहरण नूरजहां द्वारा बनवाया गया एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता, है ना, इनका जो वास्तविक नाम है
वो मिर्जा गियास बेग था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा है जो जहांगीर के समय बनी। जहांगीर के समय क्या, पूरे मुगल काल में कह सकते हो, है ना, अब तक के काल में बनी, पूर्णतः संगमरमर की पहली इमारत है। ठीक है, ये नोट कर लिया। जहांगीर के समय घुमावदार फूल पत्तियों को बनाया जाता था। ठीक है, मतलब हल्का सा क्रिएटिविटी फूल पत्तियों को लेकर। पच्चीकारी का नया तरीका, पितरा ड्यूरा। पच्चीकारी का नया तरीका, पितरा ड्यूरा का प्रयोग प्रारंभ हुआ, है ना। अब ये जो मिर्जा गियास बेग का है ना, पूर्णतः संगमरमर की पहली इमारत है, पितरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है ना। तो वही चीज, जैसे मान लीजिए ये कोई संगमरमर की जाली है, अब इसमें अगर हम इस तरह से कोई डिजाइन सोच लें, ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, इनको इनको ऐसे घुमा घुमा के इस तरह से मिला दो। ठीक है, इनको नीचे मिला दो घुमा घुमा के, जहां जो मिल जाए वहां उसको मिला दो। अब क्या है कि इसी में आप बहुमूल्य पत्थर जो है वो टांग दीजिए, हो गया पितरा ड्यूरा मोजैक। बहुत सुंदर लगता है, पूरा उभरा हुआ लगता है ना, इसमें कोई दो राय नहीं, सुंदरता में तो कोई कमी नहीं है। जहांगीर के समय अकबर का मकबरा बना, जिसकी योजना अकबर ने बनाई थी और पूर्ण जहांगीर ने कराया। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई।
अकबर का मकबरा चौकोर तथा 5 मंजिला है तथा गुंबद विहीन है। केंद्रीय कक्ष के चारों ओर बरामदा है तथा मकबरा पूर्ण संगमरमर का है। जो अभी आपसे उदाहरण देकर आपको समझाया था। ठीक है, आगे बढ़ें। शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया, जो 1648 में पूर्ण हुआ। 1648 में पूर्ण हुआ। ठीक है, इसमें एक दिल्ली दरवाजा है तथा एक लाहौरी दरवाजा है। दरवाजों के दोनों कोनों पर अष्टकोणीय मीनारें हैं। ठीक है, दीवाने आम तथा दीवाने खास बना है। दीवाने आम में सिंहासन वाला चबूतरा बना है। ठीक है,
शाहजहां ने आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। मोती मस्जिद का निर्माण कराया। यह यह मीनार विहीन है। इसमें मीनारें नहीं है। ठीक है। प्रार्थना कक्ष के इसी में है ना, प्रार्थना कक्ष के चारों कोनों में छतरियां बनी हैं। यह 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 का मतलब मोती मस्जिद। यह पूर्णतः संगमरमर की है। ठीक है। नोट कर लिया। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। यह अकबर की फतेहपुर सीकरी मस्जिद से बड़ी बड़ी है तथा उसी का विस्तारित रूप है ना। अकबर की मस्जिद को बड़ा कर दो तो वो शाहजहां की मस्जिद बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल बेहद खूबसूरत संरचना है। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। यह भी पूर्णतः संगमरमर की है, जबकि वाह्य स्थापत्य लाल बलुआ पत्थर से
किया गया है। ठीक है, बाहर का जितना भी निर्माण है वो सब लाल बलुआ पत्थर से है, और जो मेन मस्जिद, जो मकबरा है ताजमहल, वो पूर्णतः संगमरमर का है। ठीक है, बीच बीच में चर्चा में आ जाता है, नहीं? मकबरे के शीर्ष पर गुंबद है तथा चारों कोनों पर मीनारे हैं। ठीक है, लिखा? बहुत आराम आराम से लिख रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। और अंतिम है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब की अगर हम बात करें तो इसने दिल्ली दिल्ली के किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना बस, मोती मस्जिद आगरा की है तो शाहजहां है, दिल्ली की है तो औरंगजेब है। दक्षिण में औरंगाबाद में औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी, जिसको हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं, पत्नी थी इसकी। ठीक है, रबिया बीबी का मकबरा या रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था। इसे ताजमहल की नकल कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोनों की मीनारों का स्थापत्य बिगड़ने से पूरी इमारत का सामंजस्य बिगड़ गया। अतः इसे ताज का
बिगड़ा रूप भी कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके लोहे के दरवाजों को फूल पत्ती से सजाया गया है ना। यह धातु कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। बताइए ना, ये अपने आप में बड़ी क्रांतिकारी लाइन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाबर से औरंगजेब तक अगर हम लोग कला की बात कर रहे हैं तो कहीं धातु कला शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, और तब करते हैं जब हम किसी बिगड़ी हुई चीज की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात ताज का बिगड़ा रूप। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होगी, और इसी क्रम को हम लोग जारी रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।